जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए एनसीसी की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और एनसीसी में जो परमानेंट स्टाफ होता है, पीआई स्टाफ, उसकी जगह पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। इससे संबंधित काफ़ी दिन पहले एक अपडेट आया था और अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका स्टेट की ओर से 288 करीब वैकेंसीज आई हुई थी और अभी एक नए स्टेट की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है एनसीसी में एक्सेसमैन के लिए वैकेंसीज। तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनसीसी डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड राजेंद्र पथ पटना की ओर से 9 मई 2024 को लेटर लिखा गया है और यहाँ लेटर लिखा गया है सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण निदेशालय, जो कि पटना बिहार को लिखा गया है। पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायरिंग के संबंध में प्रपोजल ऑन हायरिंग ऑफ एसएम एज कॉन्ट्रैक्चुअल पीआई स्टाफ, यानी कि पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एनसीसी में लेने के संबंध में प्रपोजल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स बताई गई है कि नेशनल जो कैडेट कॉर्पस है उनके डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एमओडी को काफ़ी पहले एक प्रपोजल दिया था जिसमें कि पूर्व सैनिकों को एनसीसी में पीआई स्टाफ के तौर पर लेने के बारे में बताया गया था और यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरीट एंड डीजी एनसीसी एफईडीएस वगैरह इन्होंने यहाँ पर इस स्टैंडिंग कमेटी को अटेंड किया था। बाद में लास्ट में जो है ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया था, जिसमें कि 3 लाख पूर्व सैनिकों को एनसीसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा ऑल ओवर। तो फिलहाल जो 3 लाख में से निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें कि 153 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है स्टेट बिहार एंड झारखंड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि ग्रुप हेडक्वार्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, नेम ऑफ यूनिट, ईएसएम जीसीयू की कितनी रिक्वायरमेंट है, ईएसएम एनसीयू और लोकेशन कहाँ पे है। पटना के अंतर्गत 1 बिहार आरटी रेजिमेंट एनसीसी है, उसके अलावा दूसरा 2-3 एनसीसी यहाँ पे हैं। यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है, इनका सबका जो लोकेशन है पटना में ही है। मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी के अंतर्गत ये पड़ते हैं लोकेशन। भागलपुर में भी एनसीसी हैं और यहाँ पर भी भागलपुर के अंतर्गत ही पूरा लोकेशन दिया गया। गया के अंतर्गत हैं जिसमें कि गया, उसके अलावा बिहार शरीफ और सासाराम में है। तो टोटल यहाँ पर बिहार के अंतर्गत बात करूँ तो टोटल 28 जीसीयू की रिक्वायरमेंट है और ईएसएम एनसीयू की 67 रिक्वायरमेंट है। लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई। अभी झारखंड के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे रांची और हजारीबाग में वैकेंसीज है। यहाँ पे एनसीसी अलग अलग टाइप के हैं। तो टोटल यहाँ पर जो लोकेशन बताए गए हैं, रांची के अंतर्गत 2 हैं, उसके अलावा डल्टनगंज में है, धनबाद में है और हजारीबाग में है। तो झारखंड के अंतर्गत 15 जीसीयू और 43 जवान की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 43 एनसीयू की रिक्वायरमेंट है, जवान की नहीं, एनसीयूज़ की। टोटल की बात करूँ यहाँ पर तो 43 जीसीयू और 110 एनसीयूज़ की रिक्वायरमेंट है। 153 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि द टर्म एंड कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हायरिंग एसएम आर अटैच्ड एज अपेक्स। यहाँ पे जो नीचे इसका डिटेल्स है उसमें टर्म एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सैलरी दी जाएगी, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चौथा जो पॉइंट है कि डिटेल ऑफ एसएम मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्लीज़ बी फॉरवर्ड एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो। तो ये लेटर जो है मैंने पहले बताया था एनसीसी डायरेक्टर के द्वारा लिखा गया है सैनिक कल्याण निदेशालय बिहार पटना को, और यहाँ पर जो सैनिक कल्याण निदेशालय पटना है उनको ही इन वैकेंसीज़ के लिए यहाँ से नाम फॉरवर्ड करने होंगे। यहाँ पे लिखा गया है सीरियल नंबर, रेजिमेंटल सेंटर, यूनिट, रैंक एंड नेम, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर। ये जो डिटेल्स है ये सैनिक कल्याण निगम है, उनको देना है जो है एनसीसी, जो यहाँ पे बिहार एंड झारखंड है उनको नाम यहाँ पर देना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सैनिक आपको सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से ही ये वैकेंसीज फिलअप की जाएगी, उनके द्वारा नाम दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी अमॉन्ग द एसएम, यानी पूर्व सैनिकों के बीच में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी किया जाए, उनको बताया जाए इनके बारे में। द वैकेंसीज विल बी एडवर्टाइज्ड शॉर्टली इन दी परमानेंट न्यूज़पेपर, यानी कि वैकेंसीज जो 153 हैं ये कुछ दिनों में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही न्यूज़पेपर में इससे संबंधित वैकेंसीज आ जाती हैं तो जो सैनिक कल्याण बोर्ड है अपना
डिस्ट्रिक्ट का, पटना बिहार में, तो उनको ही नाम फॉरवर्ड करने होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े रहें या फिर न्यूज़पेपर से कांटेक्ट में रहें। जैसे ही इसकी डिटेल्स आती है न्यूज़पेपर में तो आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से अपना नाम दे सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, यानी कि जो एनसीओ ईएसएम एनसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा, जबकि जो जेसीओ इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायक सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में बताया गया कि ईएसएम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया। तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और यदि एलिजिबल जेसीओ नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल एनसीओ को लिया जाएगा, यानी कि जेसीओ की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर एनसीओ लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन कैट ए, कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर आईक्यू ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन प्रिफरेबली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी ये और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं, यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स हैं उनमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर कोर्स, एमएमजी एंड ईजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी, एलजीजी, SC/UI कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ATB कोर्स, D&M कोर्स एंड QM कोर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि जेसीओ एनसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, जो भी जेसीओ एनसीओ है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ MACP हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माना जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और MACP नायक सूबेदार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और एनसीसी में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो जेसीओस के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि एनसीओस के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए, और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सुटेबल माना जाएगा या अनसुटेबल माना जाएगा, डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ESM हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव ADG/DDGS के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है ADG और DDGS के द्वारा ही, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन एनसीसी एंड इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन QRs, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया। एक है यहाँ पे मोरल
टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन एनसीसी इन द सब्जेक्ट कैटेगरी, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहाँ इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR13 ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स। AR14 उसके अलावा ये A45 इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी स्टेबलाइजमेंट, कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भेज दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। और इनएलिजिबल फॉर फर्दर रिटर्नेशन अप टू द इनहैंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन, इस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और conviction by a civil court post the discharge of the individual from the army will render him ineligible for NCC। तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस इफ द कॉन्टेक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिन इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पैनल कोड है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है जीसीओ एनसीओ के लिए जो मेडिकल है सेफ होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी। तो यहाँ पर जीसीओस के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है और एनसीओ के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा। एकोमोडेशन आपका ऑन हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या संडे छोड़ करके। तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके, which may be combined to a maximum of 2 months, that is 8 days 8 stage। तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ईसीएस के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा आपको। पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ये सब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इशू किए जाएंगे। अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ESM व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको, और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस में मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद।